हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, प्यारे प्यारे मित्रों और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कमल बंसल यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। जनरल इंट्रोडक्शन ही था वो पार्टनरशिप का। तो होप सो आप सभी ने वॉच किया होगा जरूर और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किए होंगे उस पर। ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को आप लाइक करके शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से हमारा आपसे ये निवेदन है। और उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप का। देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपसे वो है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है पार्टनरशिप डीड। ये क्या है? देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात की थी एग्रीमेंट की। एक कैरेक्टरिस्टिक बताई थी मैंने आपको पार्टनरशिप की, एग्रीमेंट, समझौता, कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो। तो जब साझेदारों के मध्य में जो समझौता लिखित में किया जाता है, रिटन में अगर कोई एग्रीमेंट किया जाए तो वो एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट क्या बन जाता है? पार्टनरशिप डीड बन जाता है वो, यानी कि साझेदारी संलेख। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी भी बनी है, साझेदारों के मध्य किया गया लिखित समझौता ही क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो अब पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या जाएगा? मतलब 3 पार्टनर थे हमारी फर्म में, ए, बी और सी। ये तीनों जब आपस में व्यापार करेंगे पार्टनरशिप के अंदर, तो जो भी बातें हैं इन्होंने लिखनी है वो लिखित में लिखेंगे, और वो लिखित में लिखी गई बातें क्या बन जाएगी? एक साझेदारी संलेख, यानी कि पार्टनरशिप डीड बन जाएगी। बट उसमें वो लिखेंगे क्या? देखो, सबसे पहले तो उसमें लिखेंगे अपनी दुकान का नाम, फर्म का नाम क्या है, जो पार्टनर्स हैं उनके नेम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, कौन से पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस डिवाइड होगा वो किस रेशो में होगा। पार्टनर्स, कई बार मैंने आपको बताया था कि वे तीनों पार्टनर में से कोई एक भी काम कर सकते हैं दोनों की सहमति से। तो जो एक अगर काम कर रहा है तो वो प्रॉफिट्स के अलावा और चीजों की डिमांड कर सकता है। वो और चीजें सैलरी, बोनस या कमीशन कुछ भी हो सकती है। तो किस पार्टनर्स को कितना सैलरी मिलेगी, कितना बोनस मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा। फिर वो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं अपनी फर्म से, अपनी ही दुकान से। देखो, दुकान का अलग है और पार्टनर्स अलग है। मतलब पार्टनर्स दुकान से डिमांड कर रहे हैं कि उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर, उस कैपिटल पे उन्हें क्या मिले? इंटरेस्ट मिले। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये लिखना पड़ेगा इस पार्टनरशिप डीड में। अब फर्म उनको बोलती है कि आपने कैपिटल पे तो इंटरेस्ट की डिमांड कर ली, बट जो पैसा आप अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करोगे, जिसे हम आहरण यानी कि ड्रॉइंग्स बोलते हैं, उस अमाउंट के ऊपर फर्म को भी तो ब्याज दिया जाए। तो फर्म को कितना ब्याज देना पड़ेगा, मतलब पार्टनर्स फर्म को कितना ब्याज देंगे, ये भी उस पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के मेथड क्या रहेंगे, ऑडिट यानी कि खातों की जांच करने के क्या मेथड रहेंगे, अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसके आने के बाद क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे, अगर कोई जाता है तो क्या रूल्स फॉलो होंगे। मतलब ये सब चीजें आपको उस पार्टनरशिप डीड में लिखनी पड़ेगी। अब देखो, बात तो ये है, याद रखने योग्य है कि क्या चीजें पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हुई है तो करनी पड़ेगी। ये पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखना पड़ेगा वो तो सिंपल है। कोई भी एग्रीमेंट करें तो एग्रीमेंट में वो सारी बातें आपस में लिखेंगे, और जब वो सारी बातें आपस में लिखेंगे तो वो उनको फॉलो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास वो क्या है? लिखित में है। कोई पार्टनर्स पीछे नहीं हट सकता उससे। अब बात ये है कि जब उन्होंने एग्रीमेंट ही कौन सा किया है? ओरल एग्रीमेंट। अगर इस बार ओरल है पार्टनर्स के बीच में, उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? तो उस सिचुएशन में देखो, ये 5 रूल मेन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 7 रूल है छोटे छोटे, बट ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। देखो, अभाव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। अभाव का मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट रिटन नहीं हुआ। कौन सा हुआ है? ओरल। जब पार्टनर्स के बीच में ओरल एग्रीमेंट होगा तो 5 बातें मुख्य रूप से याद रखनी है आपको, कि जो साझेदारों के मध्य लाभ और हानि का डिवाइडेशन करेंगे वो इक्वल करेंगे, यानी कि सभी के बीच में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस लगे फर्म को, वो इक्वल डिवाइड किया जाएगा। अब अगर पार्टनर्स ये डिमांड करें कि नहीं, मुझे तो 60% चाहिए, बाकी दोनों 30 और
10 ले लो, तो ऐसा नहीं होगा। अब उनको इक्वली मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है तो। कोई डिमांड करता है तो करता रहे। सेकंड, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको पे नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी भी पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पे ब्याज नहीं दिया जाएगा। कब नहीं दिया जाएगा? जब पार्टनरशिप ओरल है, डिमांड करता है तो करता रहे, नहीं मिलेगा। इसी तरीके से किसी भी पार्टनर से उसके आहरण पर ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा। अब फर्म भी डिमांड नहीं कर सकती ब्याज की, क्योंकि जब पार्टनर्स को नहीं मिल रहा तो फिर फर्म भी डिमांड नहीं कर सकती। लेकिन कब? जब ओरल एग्रीमेंट हो। नो, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब ओरल एग्रीमेंट होगा। और पांचवी बात मुख्य रूप से, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी गिवन 6% पर एनम। देखो कई बार क्या होता है, व्यापार कर रहे हैं अब 3 पार्टनर्स ABC, व्यापार करते हुए काफी टाइम हो गया, व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं, तो इन्हें अमाउंट की नीड है। अमाउंट की नीड है तो कैपिटल लगाने के लिए तो नहीं लगा रहा कोई भी कैपिटल। ये जा रहे हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए, बट बैंक ने लोन देने से डिनाई कर दिया इनको। तो उस सिचुएशन के अंदर अब ए अच्छा लैंडलॉर्ड है, उसने बोला कि मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हैं, आप 2 लाख रुपए का लोन मुझसे ले लो। तो एक प्रकार से ए बैंक का ही काम कर रहा है, तो इसने क्या दे दिया? फर्म को लोन दे दिया 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख रुपए का लोन दे दिया तो ब्याज लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल ब्याज लेगा। तो अब ब्याज कितना लेगा? देखो अगर समझौता हुआ है लिखित के अंदर, फिर तो तीनों की आपसी सहमति से जो लिखा जाएगा, चाहे वो 6% हो, चाहे वो 8% हो, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 12% हो पूरे साल का, वो ब्याज ए को मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में समझौता ही मौखिक रूप से हुआ है, ओरल एग्रीमेंट हुआ है, तो फिर ब्याज कम से कम 6% ए को मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि अगर किसी साझेदार ने फर्म को अतिरिक्त राशि लोन के रूप में दी है, ऋण के रूप में दी है, तो कम से कम उसे 6% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। अब चाहे समझौता हुआ है चाहे समझौता नहीं हुआ, ये कम से कम की रेट है, 6% तो मिलेगा ही मिलेगा। लिखित में हुआ है तो जितना लिखा गया उतना मिलेगा, और अगर मौखिक रूप से हुआ है तो फिर 6% मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये 5 बातें मुख्य रूप से आपको याद रखनी है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है इसका, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी ये 5 बातें आपकी काफी हेल्प करेगी। एक बार फास्टली रिपीट कर रहा हूं, लाभ हानि अनुपात सभी के बीच में बराबर बराबर रहेगा। किसी भी साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, ना ही किसी साझेदार से उसके आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। किसी भी साझेदार को सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो पार्टनर्स ने लोन के रूप में अतिरिक्त राशि दी है फर्म को, उस पे उसे 6% ब्याज मिलेगा। 2 बातें और है कि पार्टनर्स आपस में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो अकाउंट्स की बुक्स हमने मेंटेन की है उसकी फोटोकॉपी भी ले सकते हैं। बट ये 5 बातें मेन है। तो देखो अब ये 5 बातें मेन है। अब इन बातों में 2 चीजें ऐसी आई है जो आपको अतिरिक्त रूप से सीखनी है, एक्स्ट्रा उसके लिए आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज, ये दोनों चीजें कैसे कैलकुलेट की जाती है, इनके बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा। तो देखो इसी को कंटिन्यू में करते हुए स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है क्या चीज, अभी बताया मैंने आपको कि साझेदारों ने जो राशि फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल की है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाली है, वो है ड्रॉइंग्स, आहरण है। अब फर्म से पैसा निकाल लिया, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड हुई है, साझेदारी संलेख हुआ है, तो फर्म उनसे ब्याज मांग रही है। अब ब्याज मांग रही है तो ब्याज की गणना कैसे करनी है, तो ब्याज की गणना कैसे करनी है वो हम सीखेंगे। इसमें यह बात ध्यान में रखें कि ये जो आहरण पे ब्याज की राशि है, ये फर्म के लिए तो है एक प्रकार से इनकम, क्योंकि फर्म के पास पैसा आएगा, और साझेदारों के लिए ये एक प्रकार से है व्यय यानी कि एक्सपेंसेस, क्योंकि उनके यहां से ये पैसा जाएगा। साझेदार ए बी सी अगर तीनों ने ही आहरण किया है तो ये तीनों ही मिलकर ब्याज देंगे किसको, फर्म को, क्योंकि उन्होंने फर्म से पैसा निकाला था। तो इनके लिए तो ये बनेगा एक्सपेंसेस और फर्म के लिए बनेगी इनकम। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके 2 मेथड हैं। देखिए फर्स्ट मेथड है बाय प्रोडक्ट मेथड, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, गुणनफल विधि द्वारा यानी कि बाय प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा है एवरेज मेथड यानी कि औसत विधि द्वारा। तो ये 2 विधियां हैं,
आहार पर ब्याज की गणना करने की गुणनफल विधि और औसत विधि। तो देखो गुणनफल विधि की पहचान और इसका फॉर्मूला। पहली बात तो फॉर्मूला कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट गुणनफलों का योग गुना में इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज की दर कितनी है और अपॉन में यानी कि बट्टे में 100 गुना में 12। ये फॉर्मूला है जी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट और अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 12। अब इंटरेस्ट रेट तो क्वेश्चन हमें बताएगा, 100 और 12 तो फॉर्मूले के अंदर है ही, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और परसेंटेज इज इक्वल टू 100, तो ये चीज तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में आ ही जाएगी। बात तो ये है टोटल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि गुणनफलों का योग। अब कैसे देखिए गुणनफलों का योग कैसे आएगा। पहली बात तो पहचान क्या है इस विधि की। अगर पार्टनर्स डिफरेंट डेट पे डिफरेंट अमाउंट विड्रॉल करते हैं, यानी कि अलग अलग तारीख दी हुई है पूरे साल के अंदर और अलग अलग तारीख पे अलग अलग राशि निकालते हैं, तो फिर बाय प्रोडक्ट मेथड आपने यूज करना है। सपोज कीजिएगा हमारा अकाउंट जो है 1 अप्रैल 2018 से लेके 31/3/2019 तक है। तो अब राम एक पार्टनर है, उसने 1 मई को फर्म से 5,000 रुपए विड्रॉल कर लिए, फिर उसने 1 सितंबर को 10,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। इसी चीज में उसने 31 दिसंबर को 8,000 रुपए विड्रॉल किए, फिर 1 फरवरी को उसने 5,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। तो ये देखिए डेट भी अलग अलग है और अमाउंट भी अलग अलग है। अब इस सिचुएशन में राम के इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट की रेट है 10% पर एनम। तो फिर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 12। तो अब देखिए अलग अलग डेट है, अलग अलग अमाउंट है। तो वैसे तो इसके 2 तरीके हैं। एक सिंपल तरीका ये है कि आप 1 मई से लेके 31 मार्च तक जो भी मंथ है 5,000 रुपए उस मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, इस तरीके से आपको सबका अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पे मंथ निकालने में कितने मंथ के लिए ये पैसा यूज किया है राम ने। 1 मई को अमाउंट विड्रॉल की है, 1 मई से लेके 31 मार्च तक जब अकाउंटिंग क्लोज हो रहा है हमारा, कितने महीने बाकी हैं, कितने महीने उसने फर्म का पैसा इस्तेमाल किया है, तो 11 महीने, तो 11 आ गया। फिर यहाँ पे 1 सितंबर है तो 7 महीने, फिर 31 दिसंबर है तो 3 महीने और 1 फरवरी है तो 2 महीने। अब प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, इनका आपस में मल्टीप्लाई 55,000, 70,000, 24,000 और 10,000, इन सभी का टोटल कर लो तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ जाएगा फिर 7 5 12, 1 25, 1 45, 1 49, 1 49 और 10 1 59, यानी कि 1,59,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,59,000, इंटरेस्ट रेट 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 12। इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे तो ये इजी भी रहेगा और ये शॉर्टकट भी रहेगा। नहीं तो फिर 1 मई से 31 मार्च तक पहले 5,000 रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, फिर 1 सितंबर से 31 मार्च तक, फिर 31 दिसंबर से 31 मार्च तक, फिर 1 फरवरी से 31 मार्च तक, फिर उन सभी को जोड़े, वो लेंथी हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट मेथड सिंपल है, बस पहचान क्या है, डिफरेंट डेट और डिफरेंट अमाउंट हो, तो बाय प्रोडक्ट मेथड आपने अप्लाई करना है। अब उसके बाद एवरेज मेथड, औसत विधि। देखिए औसत विधि में कैसे, औसत विधि की पहले बात तो फॉर्मूले की बात करें तो टोटल ऑफ ड्रॉइंग यानी कि कुल आहरित राशि गुना में ब्याज की दर बटे में 100 गुना में 12। ये तो इसके जैसा ही हो गया सेम, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज है एवरेज मंथ, औसत माह। मेथड का नाम भी है एवरेज मेथड। तो औसत माह, एवरेज मेथड, एवरेज मंथ का क्या मतलब हुआ, देखो इसकी पहचान क्या है। अगर किसी पार्टनर ने अमाउंट इस तरीके से विड्रॉल की है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में पहली तारीख को 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, इस तरीके से कंटिन्यू हर महीने की पहली तारीख को वो अगर दुकान से कुछ राशि आहरित कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अब खड़ा हो जाएगा कि उससे कितने महीने का ब्याज लिया जाए। यानी कि 1 अप्रैल को अगर अमाउंट निकाली 5,000 रुपए, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे साल का 12 महीने का ब्याज 5,000 रुपए ले, फिर 1 मई को निकाली तो 11 महीने का ले, फिर 1 जून को निकाली तो 10 महीने का ले। इस तरीके से अलग अलग कैलकुलेट करने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लें एवरेज मंथ का।
एवरेज मंथ निकालने हैं, और वो एवरेज मंथ कितने आएंगे 6.5। अब ये 6.5 आया कहां से है? अगर स्टार्टिंग में अमाउंट विड्रॉल की है तो 6.5, मिड में यानी कि हर महीने के मध्य में, यानी कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, इस तरीके से हर महीने के मध्य में अगर अमाउंट विड्रॉल की है तो 6 महीने का ब्याज लेंगे, और हर महीने के अंत में 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, अगर इस तरीके से हर महीने के अंत में अमाउंट विड्रॉल की है तो 5.5 महीने का ब्याज लेंगे। लेकिन ये जो मैंने लिखा है 6.5, 6, 5.5, पहली बात तो ये कि ये आया कैसे, और दूसरी बात ये कि ये आएगा कब? जब कंटिन्यू 12 महीने तक पैसा निकाले फर्म से, तब ये रेट्स आएगी। क्रैमिंग कर सकते हो, अगर रट्टा मार सकते हो तो मार दो, अगर रट्टा नहीं मार सकते तो मैंने फॉर्मूला बनाया है इसका, वो ज्यादा इजी रहेगा। पहली बात तो ये ध्यान में रखें, अगर पार्टनर्स कंटिन्यू पूरे साल विड्रॉल कर रहे हैं तो ये रेट्स आएगी। अब ये रेट्स आई कैसे है, इसे ध्यान से सुनिएगा। इसका फॉर्मूला बनाया मैंने एक छोटा सा एवरेज मंथ का। ये देखिएगा, एवरेज मंथ का फॉर्मूला है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, यानी कि पहली बार राशि निकालने के बाद कितने महीने बाकी हैं साल खत्म होने में, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, आखिरी बार राशि निकालने के बाद कितने महीने बाकी हैं साल खत्म होने में। इन दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए हमारा जो टाइम है वो 1 अप्रैल 2018 से 31/3/2019 तक है। ये अकाउंटिंग हमने तैयार करनी है 1 साल की। अब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, राम एक पार्टनर है, उसने 5,000 रुपए हर महीने की पहली तारीख को निकाल लिए, तो हम उससे 6.5 महीने का ब्याज लेंगे। अब ये 6.5 महीने आया कैसे है? पहली बार पैसा कब निकाला राम ने? 1 अप्रैल को, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख है। तो पहली बार पैसा निकालने के बाद कितने महीने बाकी हैं साल खत्म होने में? लिखा है ना मंथ लेफ्ट, महीने बाकी आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, यानी कि पहली बार राशि निकालने के बाद कितने महीने बाकी हैं मित्रों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने, तो यहां आ जाएगा 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, आखिरी बार पैसा कब निकालेगा? देखो हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, इसी तरीके से अंतिम बार निकालेगा 1 मार्च को। तो जब 1 मार्च को राशि निकाली तो साल खत्म होने में कितने महीने बाकी है? 1 महीना बाकी है, तो यहाँ पे 1 और डिवाइड में 2, तो 13 डिवाइड बाई 2 6.5 मंथ, ये 6.5 मंथ आ गए। इसी को आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे राम और एक मोहन एक पार्टनर्स है, उसने मिड में यानी कि हर महीने के मध्य में 5,000 रुपए निकाले हैं। तो मध्य का मतलब 15 तारीख को, तो पहली बार राशि कब निकाली उसने? 15 अप्रैल, फिर 15 मई, 15 जून, इसी तरीके से हर महीने की मध्य में। तो आखिरी बार पैसा कब निकालेगा? 15 मार्च। तो अब देखिए मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, पहली बार पैसा निकालने के बाद कितने महीने बाकी रहे? पहली बार पैसा यहां निकाला तो साल खत्म हो रहा है कब? 31 मार्च को। तो कितने महीने का गैप है? 11 महीने तो सीधे हो गए, आधा महीना अप्रैल का हो गया, तो 11.5 प्लस आखिरी बार पैसा कब निकाला? 15 मार्च को। तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक आधा महीना यानी कि 0.5, तो डिवाइड में 2, तो ये आ जाएगा 6 मंथ। यहाँ पे था 6.5 मंथ और यहाँ आ गया 6 मंथ। और थर्ड सोहन तीसरा पार्टनर है, एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के अंत में उसने 5,000 रुपए निकाले। तो एंड कब होगा? 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, इसी तरीके से 31 मार्च। हर महीने के एंड में पैसा निकाल रहा है अगर वो दुकान से। तो पहली बार पैसा कब निकाला? 30 अप्रैल, यानी कि महीने कितने रह गए? 11, प्लस आखिरी बार पैसा कब निकाला? 31 मार्च। तो 31 मार्च से 31 मार्च तक 0, तो ये आ जाएगा 5.5 मंथ। तो देखें इस तरीके से ये एवरेज मंथ निकाले हुए हैं। अब अगर हमें राम की अमाउंट पे ब्याज की गणना करनी है तो टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स, एक महीने के 5,000 रुपए, तो 12 महीने के 60,000 रुपए, यानी कि 60,000 रुपए की राशि है टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 10 है, तो 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 12, लेकिन एवरेज मंथ कितना आएगा? 6.5
5। तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये इंटरेस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एवरेज मेथड से। लेकिन कब? जब क्वेश्चन हो 12 महीने का। अब क्वेश्चन अगर हो 9 मंथ यानी कि 9 महीने का, तो ये सब काम 9 महीने के लिए करना पड़ेगा। फिर आपको 9 महीने के लिए अब पैसा पार्टनर निकाल रहे हैं कंटिन्यू 9 मंथ तक। अकाउंटिंग ईयर तो पूरा 1 साल का रहेगा, लेकिन विड्रॉल ही इन्होंने 9 महीने तक किए हैं। फिर राम ने क्या किया, हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपए निकाले, लेकिन 9 महीने तक निकाले। तो अब बात ये आती है कि भी एवरेज मंथ कितना आएगा। तो देखो फॉर्मूला वही, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। पहली बात तो 9 महीने कब पूरे होते हैं? 1 अप्रैल 2018 से लेके 9 महीने कब पूरे होंगे? 31 दिसंबर 2018 को। यहाँ 9 महीने पूरे होते हैं। अकाउंटिंग ईयर तो 31/3/2019 को ही बंद होगा। तो राम ने 5,000 रुपए निकाले बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो एवरेज मंथ कितना आएगा? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। पहली बार पैसा कब निकाला? 1 तारीख को। अब कितने महीने बाकी हैं? तो महीने अब कितने बाकी हैं? 12 महीने बाकी हैं। अब 9 महीने बाकी हैं, क्योंकि पैसा 9 महीने तक ही निकाला है। तो 9 आ जाएगा। प्लस आखिरी बार पैसा कब निकालेगा? जैसे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, उसी तरीके से 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक 1 महीना, तो 5 मंथ, यानी कि 5 महीने का उससे ब्याज लिया जाएगा राम से। फिर है मोहन की बात। मोहन ने कब निकाला था? मिड में। तो मिड का मतलब 15 अप्रैल, 15 मई, इसी तरीके से 15 दिसंबर। तो पहली बार पैसा निकाला 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से 15 दिसंबर तक, सॉरी 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए? 8.5 महीने। प्लस आखिरी बार पैसा कब निकाला? 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर का क्या है? 0.5 डिवाइड में 2, ये आ गया 4.5 मंथ। और इसी तरीके से सोहन ने कब निकाला? एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि 31 अप्रैल, 31 मई और लास्ट में 31 दिसंबर को अमाउंट निकालेगा। तो पहली बार जब अमाउंट निकाली तो कितने महीने बाकी हैं? 8। और लास्ट बार जब निकाली तो 0, 4 मंथ। तो इस तरीके से अगर 9 महीने के लिए अमाउंट विड्रॉल की जाए तो 5 मंथ, 4.5 मंथ और 4 मंथ। अब अगर ये 6 महीने के लिए हो जाए तो क्वेश्चन फिर 6 महीने तक, यानी कि 30 सितंबर तक अमाउंट निकाली है। फिर आपको 30 सितंबर तक काउंट करना है। और 3 महीने के लिए हो जाए तो फिर अप्रैल, मई, जून, यानी कि 23 जून तक काउंट करनी है। एवरेज मंथ निकालने का एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये वाला। आपको क्रैमिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एवरेज मंथ को, औसत माह को। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये तो बात थी मंथली विड्रॉल की, जब अमाउंट मंथली विड्रॉल की जाए। और जब क्वार्टरली विड्रॉल करें, यानी कि त्रैमासिक, हर 3 महीने में अगर हम पैसा विड्रॉल करवाते हैं पार्टनर से, यानी कि साझेदार हर 3 महीने बाद फर्म से अगर पैसा निकालता है तो उससे कितने महीने का ब्याज लिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। जैसे हमारा पहला क्वार्टर 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018, फिर 1 जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2018, फिर 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018, और फिर 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019। ये साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब हर क्वार्टर के बिगिनिंग, मिड और ईच, यानी कि राम ने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि पहले क्वार्टर की पहली तारीख को अगर अमाउंट निकाली है 5,000 रुपए की, तो 5,000 यहाँ निकाले, 5,000 यहाँ, 5,000 यहाँ, टोटल अमाउंट तो उसने क्या निकाली? 20,000 रुपए की अमाउंट उसने विड्रॉल की। लेकिन कितने महीने का ब्याज लिया जाए? एवरेज मंथ। तो एवरेज मंथ कितना आएगा? फॉर्मूला वही, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। तो पहली बार पैसा कब निकाला उसने? 1 अप्रैल को। मंथ कितने बाकी हैं? 12। प्लस आखिरी बार पैसा कब निकालेगा वो? यहाँ पे
1 जनवरी को, तो कितने महीने बाकी हैं? 3, तो 7.5 मंथ, यानी कि 7.5 महीने का उससे ब्याज लिया जाएगा। और अगर मिड ऑफ ईच क्वार्टर, देखो क्वार्टर का मिड क्या होता है, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक का जो मिड है वो क्या होगा? 15 अगस्त होगा, यानी कि 1.5 महीना यहाँ प्लस करो, 1.5 महीना यहाँ माइनस करो। तो अगर किसी पार्टनर ने मिड में विड्रॉल किया है क्वार्टर के, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लेंगे उससे? तो पहली बार अमाउंट कब निकाली उसने? ये देखिए आप, जैसे इन दोनों का मिड क्या था? 15 मई, तो पहली बार अमाउंट निकाली 15 मई को, तो कितने महीने रह गए? 10.5 प्लस आखिरी बार का पैसा निकालेगा 15 फरवरी को, तो कितने महीने रह गए? 1.5, तो ये आ जाएगा 6 मंथ। और इसी तरीके से एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में यहाँ पे अगर यहाँ पे राशि निकाली जाती है, पहली बार यहाँ राशि निकाली तो कितने महीने रह गए? 9, और आखिरी बार यहाँ निकाली तो 0, तो 4.5 महीने। इस तरीके से 7.5, 6 और 4.5, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये 12 महीने के लिए, 9 महीने के लिए तो फिर वही वाला तरीका, 6 महीने के लिए तो फिर वही वाला तरीका जो पहले बताया था आपको। तो ये थे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सी कैलकुलेशन बाय प्रोडक्ट मेथड और बाय एवरेज मेथड से। उम्मीद है आपको काफी अच्छी समझ में आई होगी, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये आज जो हमने आपसे डिस्कस किया है, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं जब साझेदारों के मध्य लेखी समझौता नहीं होता, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो बातें आपने याद रखनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है, बाय प्रोडक्ट मेथड बाय एवरेज मेथड, फॉर्मूला दोनों का, एवरेज मेथड निकालने का फॉर्मूला। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। जो भी आपको समस्या है इस टॉपिक से संबंधित कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले हम उन समस्याओं का समाधान करें। जुड़े रहिए, हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।